Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about application of biotechnology. This is 12th chapter of NCERT. तो इसके बारे में हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्रियल में आपका मतलब इसका क्या रोल है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है इंडस्ट्रियल स्केल में, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है बायोटेक्नोलॉजी यूजेस इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन। तो इंडस्ट्री में क्या क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज में। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है बायोफार्मास्यूटिकल वैक्सीन मेडिसिन। तो एक मतलब इस प्रोग्राम में क्या है, अगर हम बायोफार्मास्यूटिकल के इस इंडस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, वैक्सीन और मेडिसिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और बायोलॉजिकली यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब किसी भी जो आपने वैक्सीन बनाई उसका क्या कर सकते हैं और भी मॉडिफाइड कर सकते हैं कैसे, जेनेटिकली, ठीक है। तो अब एग्जांपल देखते हैं कि किसकी किसकी हेल्प से आप जो वैक्सीन और हार्मोन्स एंजाइम्स वगैरह का फॉर्मेशन जो करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं। तो विद हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। तो इनके लिए ही ये मेन इंडस्ट्रीज में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें बनाई जा रही हैं तो इन सभी चीजों के लिए यूजफुल है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसर्च जहाँ पर हमने करी है बायोटेक्नोलॉजी में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है जनरली माइक्रोब्स और प्योर एंजाइम। तो मतलब जो माइक्रोब्स है आपका जो एंजाइम वगैरह बनाया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेटेड कैटलिस्ट। तो जो भी आप फॉर्म्ड कैटलिस्ट, कई सारे कैटलिस्ट बनाए गए हैं जो कि आपके रिएक्शन को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में यूज किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग प्योरीफाइड प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, ठीक है। तो जो कि लास्ट टॉपिक था तो उसमें हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग पूरा पढ़ाया था, जिसमें कि प्योरिफिकेशन में वो हेल्पफुल होता है, ठीक है, किसकी, प्रोटीन की, ऑर्गेनिक, तो जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये सारी इन सब चीजों पे रिसर्च करी गई, ठीक है। फिर देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप ऑफ फूड प्रोडक्शन, जिसमें कि सबसे पहला है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, नेक्स्ट है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड थर्ड क्या है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। मतलब कि जेनेटिकली जो रिसर्च करके आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बनाई है किसके लिए, क्रॉप के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, एक एप्लीकेशन है किसके लिए, इन एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट जो हेडिंग है आपकी क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। मैंने माइक्रोब्स में भी डिस्कस किया था ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। फिर देख तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है। तो दिस टेक्निक फॉर इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन बाय यूज इम्प्रूव वेराइटी वीट राइस यूज फर्टिलाइजेशन केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर। तो ये ऐसी टेक्निक जिसके अंडर पे आप किसी भी फूड प्रोडक्शन में, जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, ठीक है, इनकी प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, इनहांस कर सकते हैं। तो क्या होता है, तो मतलब किसके यूज करके, केमिकल का यूज करके, ठीक है, केमिकल का यूज करके, फर्टिलाइजर का यूज करके आप क्रॉप को क्या कर सकते हैं, इनहांस कर सकते हैं, मतलब फूड प्रोडक्शन को इनहांस कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजर और केमिकल का यूज क्यों करते हैं, ताकि हम पेस्टिसाइड के अगेंस्ट वर्क कर सकें, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नो एफर्ट्स एग्रोकेमिकल। जो कि एग्रोकेमिकल मतलब जो भी मतलब इसमें कोई भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता है, ठीक है, एग्रोकेमिकल का के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्रॉप डिस्ट्रॉयड बाय फंजाई एंड एनिमल। तो जो इस टाइप की क्रॉप बनाई जाती है बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, तो क्या होती है, वो फंजाई जो भी क्रॉप को डिस्ट्रॉय करने में लगी हैं तो क्या है, उनको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सो दिस सोल्यूशन ओनली वन यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप एंड द टेक्निक फॉर्म ऑर्गेनिज्म फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इस जो बायोलॉजिकल में आपका जो एग्रीकल्चर का एक इम्पोर्टेंस है, तो उसमें क्या है, आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप भी बना सकते हैं, ठीक है, और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रॉप का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं और ऑर्गेनिज्म का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जो इससे मतलब अभी हमने बात करी क्रॉप की और ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ठीक है, किसकी बात करी, क्रॉप्स की और ऑर्गेनिज्म की। तो ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप भी होते हैं और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, ठीक है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं।
तो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो 2 टाइप में डिवाइड होते हैं, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल, ठीक है, 2 टाइप में डिवाइड हो गए, ठीक है, बट डू नॉट यूज फॉर ह्यूमन, ठीक है, मतलब जो अभी हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज किया है तो वो आप क्रॉप के लिए यूज कर सकते हैं, एनिमल के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन के लिए नहीं यूज कर सकते, ठीक है, क्या कर सकते हैं, मतलब अगर आप एक्सपेरिमेंट ह्यूमन पे करना चाहें तो आप नहीं कर सकते, ठीक है, किस पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्रॉप पे और एनिमल पे, ठीक है, ओके, तो वही लिखा होगा बट डू नॉट यूज फॉर ह्यूमन, ठीक है, तो ह्यूमन पे आप इस चीज का जेनेटिकली मॉडिफाइड का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सबसे पहला पॉइंट जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या फिर जीएम क्रॉप, ठीक है, अगर हम जब हम इसके क्रॉप के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, जीएम क्रॉप, ठीक है, ओके, इतना लंबा नहीं बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, जीएम क्रॉप, दिस इज शॉर्ट फॉर्म, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसी में पॉइंट है, दे आर ट्रांसजेनिक क्रॉप, जीन आर एक्टिवेटेड मोर यूजफुल फॉरेन जीन और ट्रांसजीन, ठीक है, तो जैसे हमने न्यू प्रोडक्ट बना लिया, किसी भी जीन को किसी भी प्लाज्मिड को और अदर डीएनए को ऐड करके क्या बनाया, फॉरेन डीएनए, ठीक है, फॉरेन जीन बनाया या फिर ट्रांसजीन बनाया, तो उसको हम क्या करेंगे, किसी भी क्रॉप में एंटर कराएंगे, ठीक है, क्या कराएंगे, एंटर कराएंगे, ठीक है, तो उसको जब वो न्यू क्रॉप जो बनेगी उससे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक क्रॉप, ठीक है, क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक क्रॉप, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल दिया है कि किसके हेल्प से हम किसी भी क्रॉप में, मतलब किसी भी क्रॉप में आप किसकी हेल्प से जीन को ट्रांसफर कर रहे थे, ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम न्यूक्लियोफाइसेस, मैंने अपनी पिछले चैप्टर में भी इसके बारे में डिस्कस किया है, ठीक है, तो एग्रोबैक्टीरियम न्यूक्लियोफाइसेस की हेल्प से आप किसी भी प्लांट में फॉरेन जीन को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम एडवांटेजेस की बात करते हैं कि जब हमने जो ट्रांसजेनिक जो क्रॉप बनाई है, ठीक है, तो उसका जो एडवांटेज है वो क्या क्या है, ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है, एनी जीन फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म और सिंथेटिक जीन कैन बी इनकॉर्पोरेटेड, तो इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे इंप्रूवमेंट होते हैं क्रॉप में, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट दे रखा है, चेंजेस इन जीनोटाइप इन प्रिसाइजली कंट्रोल, ठीक है, अगर उसमें कोई भी जैसे जेनेटिकली चली आ रही कोई डिसीज, ठीक है, तो उसे क्या कर सकते हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी जो ट्रांसजेनिक आपने क्रॉप बनाई है, ठीक है, तो वो क्या होगी, जेनेटिकली जो भी डिसीज आ रही है वो उस क्रॉप में नहीं हो पाएगी, ठीक है, तो वही लिखा है, चेंजेस इन जीनोटाइप है प्रिसाइजली, जो भी जीनोटाइप के कैरेक्टर है वो उसमें नहीं आएगी, ठीक है, किसमें, ट्रांसजेनिक क्रॉप में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट हैव प्रोटेक्टेड फंजाई बैक्टीरिया एंड कोल्ड ड्रॉट सॉल्ट हीट, ठीक है, तो क्या है, प्लांट जो अपने जो ट्रांसजेनिक क्रॉप है ये क्यों बनाई गई है, देखिए जो भी नेचुरल ड्रॉट वगैरह जो इन्वायरमेंट से होने वाली प्रॉब्लम होती है, क्रॉप में होने वाली प्रॉब्लम होती है, तो क्या होती है, वो नहीं आ पाएगी, ठीक है, जैसे कि आप इस प्लांट को कैसे फंजाई से केयर कर सकते हैं, बैक्टीरिया से कर सकते हैं केयर, और कोल्ड ड्रॉट और सॉल्ट हीट, मतलब कि जैसे कि आंधी आ जाती है, ठीक है, तो ये क्या है, और ठंड पड़ने लगती है तो क्या होता है, क्रॉप जो होती है वो खराब हो जाती है, ठीक है, लेकिन जो ऐसी ट्रांसजेनिक क्रॉप होती है, जो ट्रांसजेनिक क्रॉप से होने वाली मतलब जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, जब आप इस क्रॉप का यूज करते हैं तो क्या होता है, ये सारी चीज जो भी इन्वायरमेंट होने वाली प्रॉब्लम वो नहीं हो पाती है, ठीक है, जैसे कि अभी किसी ने क्रॉप लगाई, ठीक है, तो अगर उसमें बीच में आंधी आ गई या फिर कोई भी पैथोजेंस जो डिसीज है वो प्लांट में आ गया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए कोई भी केमिकल का यूज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, वो अपने आप ही, मतलब वो इतना पावरफुल है प्लांट कि कोई भी उसमें डिसीज नहीं आ सकती है, ठीक है, ना ही कोई भी अगर ड्रॉट पड़ जाए, मतलब उसमें आपको प्योरली जैसे नॉर्मल जो प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, टाइम टाइम पे उन्हें वाटर देना पड़ता है, ठीक है, लेकिन जो ट्रांसजेनिक क्रॉप होती है उन्हें वाटर भी नहीं देना पड़ता है, ठीक है, वो अपने आप ही ग्रो करती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, केमिकल का यूज नहीं होता करना पड़ता है, जो भी मतलब केयर की जाती है, ठीक है, क्या फर्टिलाइजर वगैरह डाल के, तो वो सारी केयर नहीं करनी पड़ती है, ठीक है, ट्रांसजेनिक क्रॉप में, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डू नॉट यूज ओनली केमिकल केयर ऑफ प्लांट, तो वही बताया गया है कि इसमें आप कोई भी केमिकल का, मतलब जैसे हम नॉर्मली प्लांट में केमिकल का यूज करते हैं जिसके कारण आप पेस्टिसाइड एंड फंजीसाइड से होने वाली डिसीज को प्लांट से, मतलब फंजीसाइड होने वाली जो डिसीज होती है किसमें, प्लांट में, तो उससे आप प्लांट को बचा सकते हैं, ठीक है, तो ये सारे केमिकल का यूज नहीं करना पड़ेगा अगर वो ट्रांसजेनिक क्रॉप होगी तो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दे आर प्रोटेक्ट पॉलिन ग्रेन्स इन अ प्लांट, जैसे आंधी आती है तो पॉलिन ग्रेन्स जो क्या होते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है,
क्या हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मतलब जैसे आंधी आ गई तो बहुत सारे क्या हुए, एयर के थ्रू पॉलन जो होता है वो चले मतलब खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन्स को भी प्रोटेक्ट करती है कौन, ट्रांसजेनिक क्रॉप। जो ट्रांसजेनिक क्रॉप से होने वाले जो भी पॉलन ग्रेन होंगे, प्लांट में जो भी पॉलन ग्रेन होंगे वो क्या होंगे, सेफ रहेंगे, ठीक है, क्या होंगे, सेफ रहेंगे। ओके, तो प्रोटेक्ट करने में भी हेल्पफुल है कौन, ट्रांसजेनिक क्रॉप। ओके, नेक्स्ट देखिए, न्यूट्रिशन वैल्यू इज लार्ज अमाउंट ऑफ विटामिन। तो जो ट्रांसजेनिक क्रॉप होंगी, मतलब जो भी अपने जो ट्रांसजेनिक क्रॉप है उसमें देखिए क्या क्या एडवांटेज है ना। तो सबसे पहले ये सारे डिस्कस हो गए, इसमें लास्ट में क्या है, क्या जब उस क्रॉप को आप मतलब ग्रो कराएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होगी, ठीक है, मतलब कि आप नॉर्मल जो प्लांट लेंगे उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर कंपेयर करेंगे ट्रांसजेनिक क्रॉप से, तो क्या होगी, उसकी जो ट्रांसजेनिक क्रॉप की जो न्यूट्रिशन वैल्यू वो क्या होगी, हाई होगी, ठीक है, एज कम्पेयर टू नॉर्मल प्लांट, ठीक है। उसमें क्या होगा, विटामिन की वैल्यू भी बहुत ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये सारे कुछ एडवांटेज से ट्रांसजेनिक क्रॉप के जो कि फार्मर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ओके, तो नेक्स्ट जो हेडिंग है उसको हम बीटी कॉटन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें कि लिखा हुआ है बैसिलस थ्रोजेनेसिस प्रोड्यूस क्राई प्रोटीन दैट किल सर्टेन इंसेक्ट, ठीक है। तो ये बैसिलस थ्रोजेनेसिस जो होता है मतलब बीटी कॉटन, तो क्या होता है, क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करता है, क्राई प्रोटीन, जो कि इंसेक्ट को किल करने में हेल्पफुल है, ठीक है, किसको, इंसेक्ट को किल करने में हेल्पफुल है। जैसे एग्जांपल दे रखा है, लिपिडोप्टेरन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, टबैको एंड बड वर्म और आर्मी वर्म को किल करने में हेल्पफुल है, ठीक है। कोलियोप्टेरस जो ग्रुप होता है जिसमें कि बीटल्स आते हैं, तो उनमें उन्हें भी किल करने में हेल्पफुल है। एंड डिप्टेरन्स में जो फ्लाइज एंड मस्कीटो है, ठीक है, डिप्टेरन्स जो ग्रुप है उसमें फ्लाइज एंड मस्कीटो जो आते हैं उन्हें भी किल करने में हेल्पफुल है, ठीक है। तो ये सारे इंसेक्ट हो गए जिन्हें बीटी कॉटन जो है, जो ये बीटी कॉटन को खराब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैसिलस थ्रोजेनेसिस जो बीटी होता है, बैसिलस थ्रोजेनेसिस वो क्या करता है, क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, जिससे ये सारे जो होते हैं वो किल हो जाते हैं। तो हम बात करते हैं कि ये बैसिलस थ्रोजेनेसिस क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे देखिए, ये बीटी कॉटन का प्लांट है, ठीक है, कॉटन का क्या है, प्लांट है। जैसे ये फार्मर है, ठीक है, तो ये अपने क्या कर रहा था, टोकरी में लेकर कहाँ जा रहा था, मतलब बीटी कॉटन को अकाउंट करके कहाँ पर ले जा रहा था, एक मतलब जो भी इंडस्ट्री है जहाँ पर कॉटन की इंडस्ट्री होती है, तो वहां पर लेके ये जा रहे थे, ठीक है। तो जैसे ही ये जा रहे थे तो क्या हुआ, तो जो भी मतलब इंडस्ट्री का मैनेजर जो था वो पहले तो इनका मतलब कॉटन खरीद रहा था, ठीक है, प्रॉपर क्या है, खरीद रहा था, लेकिन क्या हुआ कि जब मतलब कि जब ये बीटी कॉटन जो है मतलब इंसेक्ट जो है इन कॉटन को खराब करने लगे, ठीक है, क्या हुआ, इंसेक्ट जो है वो इस कॉटन को क्या करने लगे, खराब करने लगे। तो फिर इन मतलब जब ये फिर से लेकर जाने लगे फार्मर उसके मैनेजर के पास, ठीक, क्या वो मैनेजर ने इन्हें वापस कर दिया, ठीक है। क्यों वापस कर दिया, ये बोला कि आप जो कॉटन लेके आ रहे हैं वो आपके कॉटन जो है बहुत ही खराब है, ठीक है, क्या बोला, कॉटन जो है वो आपका बहुत ही खराब है, इसलिए हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो इस तरीके से जो फार्मर जो है वो वापस आए अपने प्लांट के पास, तो क्या हुआ, उन्होंने देखा कि अब उन्हें मतलब परेशानी होने लगी। तो क्या हुआ, जब उनके पास एक उनके गांव में क्या हुआ, एक इंजीनियर आया, ठीक है, क्या आया, इंजीनियर आया। तो उन्होंने अपनी दिक्कत बताई उस इंजीनियर को, ठीक है, क्या बताई, अपनी दिक्कत बताई इंजीनियर को। फिर क्या हुआ, तो उस जो इंजीनियर थे तो उन्होंने क्या बताया कि आप इस बीटी कॉटन को यूज करें, ठीक है, किसको, बैसिलस थ्रोजेनेसिस को यूज करें, अपने प्लांट में डालें, ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने उस प्लांट में बैसिलस थ्रोजेनेसिस को डाला, ठीक है, जीन को अपने प्लांट में जब डाला, तो क्या हुआ, जो इंसेक्ट थे वो क्या हो गए, फिनिश होने लगे। मतलब जब वो इंसेक्ट आते थे इन प्लांट के पास, क्रॉप के पास, तो क्या हुआ, जैसे ही वो कॉटन को खाना स्टार्ट करते थे, तो क्या हुआ, उनके जो अंदर एपिथेलियम सेल्स थी, ठीक है, क्या था, एपिथेलियम सेल्स थी, तो जैसे वो उसमें खाते थे, ठीक है, तो क्या होता था, एपिथेलियम सेल्स जो थी उनकी क्या हो जाते थे, स्वेल हो जाते थे, ठीक है, क्या हो जाते थे, स्वेल्स अप हो जाते थे। एंड आफ्टर सम टाइम क्या होता था, वो जो सेल्स होती थी वो क्या, एपिथेलियम सेल जो होती थी वो गट उनकी क्या हो जाते थे, स्वेल हो जाते थे। लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होती, उनकी जो स्वेल जो हो जाती थी वो क्या होती, बस्ट हो गई थी, ठीक है, क्या हो जाती, बस्ट हो जाती, जिसके कारण क्या हो जाता है, इंसेक्ट जो होते हैं किल हो जाते थे, ठीक है। तो जब इंसेक्ट किल होने लगे तो उनका जो कॉटन था वो प्रॉपर बचने लगा, सेफ होने लगा, ठीक है। तो जो किसान जो फार्मर थे वो क्या थे, वो हैप्पी हो गए, ठीक है, मतलब खुश हो गए। तो
तो उन्होंने फिर इंजीनियर का क्या किया, धन्यवाद दिया। फिर वो मैनेजर के पास गए तो अपना फिर से उनका कॉटन जो है खरीदा जाने लगा। ठीक है, तो ये सारी पूरी प्रोसेस थी, मतलब कि उन्होंने बैसिलस thuringiensis का क्या यूज है, जो बीटी कॉटन को सेफ रखता है, किससे, इंसेक्ट से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है कि मतलब ये कौन से इंसेक्ट पे इफेक्टेड करता है और कौन से इंसेक्ट पे इफेक्टेड नहीं करता। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वाई बीटी कॉटन आर इफेक्टेड ऑन अ बैक्टीरियम। ठीक है, तो जैसे हमने सबसे पहले लिखा हुआ था कि इंसेक्ट में इफेक्ट करता है, जैसे कि लेपिडोप्टेरन्स हो गया, ठीक है, कोलियोप्टेरस हो गया और डिप्टेरन्स हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या है, इनसे मतलब ये जो है ये बैसिलस कॉटन्स को क्या करते हैं, हार्म करते हैं। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाई नॉट बीटी कॉटन आर इफेक्टेड ऑन बैक्टीरियम, तो बैक्टीरियम में ये जो बीटी कॉटन है वो क्यों नहीं इफेक्टेड करता है। ठीक है, मतलब जो बैक्टीरिया है उनको क्यों नहीं मतलब हार्म करता है। ठीक है, जैसे अब देखते हैं बैक्टीरिया लिखा हुआ है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें जो बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, एक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, क्या होता है, एक्टिव फॉर्म में होता है। ओके, जबकि प्लांट जो था, मतलब जो आपने कॉटन में डाला, ठीक है, जो प्लांट में डाला आपने, तो उसमें जो प्रोटीन आपने डाला जिसको बोला प्रोटॉक्सिन, ठीक है, तो वो क्या था, इनएक्टिव फॉर्म में था। ठीक है, जिससे आपका कॉटन जो है सेफ हो रहा था। ठीक है, तो क्या था, प्लांट जो है प्रोटॉक्सिन जो है वो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है, जबकि बैक्टीरिया में जो प्रोटीन होता है वो कैसा होता है, एक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, कैसा होता है, एक्टिव फॉर्म में। तो इसीलिए फिर लिखा हुआ है सो बीटी कॉटन आर नॉट इफेक्टेड ऑन बैक्टीरियम। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया में क्या होता है, प्रोटीन एक्टिव फॉर्म में होता है, जबकि वो प्रोटीन जो आपने बनाया हुआ है प्रोटॉक्सिन जो है प्लांट में जो डाला है वो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है, तो जब बैक्टीरिया उस प्लांट को खाने आएंगे, ठीक है, कॉटन को खाने आएंगे, तो क्या होगा, उनमें इफेक्टेड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो तो इनएक्टिव है, जबकि बैक्टीरिया के अंदर क्या है, एक्टिव फॉर्म में है। तो क्या आएगा, जब वो उन्हें खाएंगे तो क्या है, उनके अंदर एक्टिव फॉर्म में है, तो क्या आएगा, ये नेगेटिव फॉर्म में, तो जब अंदर जाएगा तो वो भी नेगेटिव ही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, उस पर इफेक्टेड नहीं करता, जबकि अदर इंसेक्ट जो होते हैं उनमें इफेक्टेड करता है। ठीक है, अब देखिए बैसिलस thuringiensis जो होता है वो इम्पोर्टेंट, उसमें इम्पोर्टेंट क्या है, तो बैसिलस thuringiensis से आप क्या बनाते हैं, एक जीन का फॉर्मेशन करते हैं जिसका नाम क्या है, क्राइजीन। ठीक है, क्या नाम है, क्राइजीन। फिर देखिए ना, अब हम देखते हैं कि ये जो क्राइजीन है वो कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे आप मतलब वो क्राइजीन बनाते हैं। ठीक है, तो एक साइड हमने लिखा हुआ है कि बैसिलस thuringiensis से हमने क्या बनाया, क्राइजीन बनाया। ठीक है, जबकि एग्रोबैक्टीरियम से हमने क्या लिया, प्लाज्मिड को लिया, क्योंकि वो बैक्टीरिया है ना। ठीक है, तो एग्रोबैक्टीरियम से हमने क्या लिया, प्लाज्मिड लिया। और जब इस क्राइजीन को पहले हमने प्लाज्मिड को क्या किया, रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम से कट कर दिया। ठीक है, ओके, रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम से कट कर दिया। देन जो क्राइजीन जो है वो उसको हमने प्लाज्मिड से ऐड कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो वो जो न्यू प्रोडक्ट बना, न्यू जीन जो बना, ट्रांसजेनिक जीन बना, तो उसे क्या बोला, क्रिस्टल फॉर्म में। कैसा स्ट्रक्चर था उसका, क्रिस्टल फॉर्म में स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो स्प्रे इन कॉटन, जब ये जो क्रिस्टल आपका बन गया क्राइजीन का, ठीक है, तो जब आपने इसको स्प्रे कर दिया किसमें, कॉटन ट्री में, तो क्या हुआ, सो इंसेक्ट आर नॉट इन्फेक्टेड ऑफ प्लांट। तो क्या हुआ, तो जो कॉटन ट्री, मतलब जब कॉटन ट्री में आपने स्प्रे कर दिया तो क्या हुआ, इंसेक्ट जो है उनमें इफेक्टेड नहीं कर पाए। ठीक है, ओके। फिर देखिए दे कंट्रोल डिसीज, तो कुछ ऐसे क्राइजीन है जो कि इम्पोर्टेंट है, तो उसमें से जो कि मतलब डिसीज को, जो कॉटन में होने वाले डिसीज है उन्हें कंट्रोल करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले लिखा हुआ है क्राई फर्स्ट एसी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, क्राई फर्स्ट एसी। तो उसमें कौन है, कंट्रोल कॉटन बॉलवर्म। तो बॉलवर्म जो इंसेक्ट होते हैं उन्हें कंट्रोल करता है कौन, क्राई फर्स्ट एसी। ठीक है, क्राई सेकंड एबी जो होता है वो किसको कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल कॉर्न बोरर। ठीक है, किसको कंट्रोल करता है, कॉर्न बोरर को। तो ये सारे इंसेक्ट है जो कि डिफरेंट जीन है, क्राइजीन है, डिफरेंट जो कि अदर मतलब डिफरेंट इंसेक्ट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और डिसीज नहीं होने देती। तो ये पूरा बीटो कॉटन था जो कि इम्पोर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में डिस्कस किया। एंड जेनेटिकली मतलब जो क्रॉप में आपने मतलब जो
इम्पॉर्टेंट है, आप क्रॉप के लिए क्या ट्रांसजेनिक क्रॉप में क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्यों हेल्पफुल है, उसके बारे में मैंने पढ़ा। फिर बीटी कॉटन के बारे में मैंने पढ़ा कि बीटी कॉटन से आप कौन कौन से जीन बना सकते हैं और कौन कौन सी डिसीज में वो इफेक्टेड है, ठीक है, मतलब आप कौन से जीन से आप किस इंसेक्ट को के अगेंस्ट वर्क करा सकते हैं, तो उसके बारे में हमने बीटी कॉटन में पढ़ा, ठीक है। फिर हम जो पीस रेजिस्टेंट प्लांट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप नोट्स बनाते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हैं अपने हैंड से तो क्या होता है, उसका इम्पैक्ट जो है वो आपके प्रिपरेशन पे अच्छा होता है, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।